दिस इज प्रज्ञान पाठक। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीएनपी वन डे एग्जाम टारगेट। दोस्तों, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पिछली कक्षा मैंने एसएलआर सीआरआर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था। उसके टेक्निकल पॉइंट्स को मैंने नहीं कवर किया था। दोस्तों, आज उसके टेक्निकल पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि मैं इसमें एसएलआर और सीआरआर के टेक्निकल पॉइंट्स और उसको मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे यूज किया जाता है, वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन में किस तरह इफेक्टिव होते हैं, बस इतनी बातें बताऊंगा। आइए देखते हैं एसएलआर और सीआरआर क्या होता है। दोस्तों, मैंने बताया था कि जितना भी एनडीटीएल होता है बैंक का, जितना भी एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल उसके कुछ रेशियो को या उसके कुछ पार्ट्स को, रेशियो का मतलब उसके कुछ पार्ट्स को दोस्तों दो हिस्सों में रिजर्व में रख दिया जाता है। दोस्तों, उसके कुछ पार्ट्स को दो हिस्सों में रिजर्व कर दिया था। दोस्तों, ये एनडीटीएल है, इसके दो पार्ट्स बनाए थे। दोस्तों, एक पार्ट्स का नाम होता है सीआरआर और दूसरे का नाम होता है एसएलआर। सीआरआर को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर को बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। दोस्तों, सीआरआर ये आरबीआई के साथ रखा हुआ सिक्योरिटी होता है। दोस्तों, सीआरआर आरबीआई के साथ रखी हुई सिक्योरिटी होती है। दोस्तों, और एसएलआर ये खुद कॉमर्शियल बैंक रखता है। ये कौन रखता है? कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों, अब सीआरआर एसएलआर क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपके पास आपकी जो बैंक हो वो डूबने लगे। दोस्तों, तो जो आपके डिपोजिटर हैं, जिन्होंने बैंक में जमा कर रखा है पैसा, कम से कम उनको तो पैसा दिया जा सके। अब देखिए दोस्तों, जो सीआरआर होता है उसको किस फॉर्म में रखते हैं और एसएलआर को किस फॉर्म में रखते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या हम सीआरआर से कुछ प्रॉफिट भी कमा पाते हैं या नहीं, और एसएलआर से कुछ प्रॉफिट कमा पाते हैं या नहीं। इसके बाद सीआरआर का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कैसे हम मूवमेंट कराते हैं वो देखेंगे। दोस्तों, आइए, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई के पास होता है। दोस्तों, किसके पास होता है? आरबीआई के पास रखा हुआ। दोस्तों, और कमर्शियल बैंक के पास क्या है? ये है एसएलआर। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फ्रेंड्स, जो सीआरआर आरबीआई के पास रखा होता है वो किस फॉर्म में रखती है बैंक? कैश रिजर्व रेशियो केवल कैश के फॉर्म में रखा जा सकता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में आ चुका है कि कैश रिजर्व रेशियो किसके फॉर्म में रखा जाता है? कैश, गोल्ड, सिक्योरिटी या ऑल अवेलेबल, मतलब सभी। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? सीआरआर केवल कैश के फॉर्म में रखा जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए नाम तो इसका रखा गया है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के साथ जो रखा गया है रिजर्व कैश के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम रखा गया कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों, आइए अब एसएलआर देखते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये कमर्शियल बैंक अपने साथ रखती है कुछ रिजर्व सीआरआर के अलावा, ताकि ये तुरंत ये जैसे बैंक मान लीजिए कुछ डिपोजिटर को पैसा चाहने लगा और बैंक में उतना पैसा नहीं, तो एसएलआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एकदम से खराब स्थिति आई तो सीआरआर का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले एसएलआर का यूज होगा। दोस्तों, अच्छा, एसएलआर किस किस फॉर्म में रखते हैं? दोस्तों, तो एसएलआर कैश के फॉर्म में रखते हैं, गोल्ड के फॉर्म में रखते हैं, और आरबीआई जिन सिक्योरिटी को अप्रूव करता है, हर सिक्योरिटी को नहीं, उन सिक्योरिटी को जिन्होंने आरबीआई अप्रूव कर रखा है, जैसे जो ब्लू चिप कंपनी होती है। ब्लू चिप कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो जिनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा टॉप मोस्ट शेयर, जिनकी वैल्यू होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा टॉप मोस्ट शेयर वैल्यू होती है, उस तरह के कंपनी की जो सिक्योरिटी होती है उनको आरबीआई अप्रूव करती है। तो आप सीधा सीधा समझिए, बहुत दिमाग मत लगाइए, कि जो आरबीआई के सिक्योरिटी होती है, आरबीआई जिनको अप्रूव कर रखी है, उस तरह की सिक्योरिटी गोल्ड और कैश, इन तीनों फॉर्म में एसएलआर को डिपॉजिट किया जाता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि एसएलआर को किस किस फॉर्म में रखते हैं, तो आप कहेंगे कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, आरबीआई अप्रूव जो सिक्योरिटी होती है उसके फॉर्म में। दोस्तों,
अब आप अपने दिमाग से हमें थोड़ा सा सोच के बताएंगे कि क्या हम CRR से कोई फायदा कमा पाते हैं या क्या हम कोई SLR से फायदा कमा पाते हैं। फायदा कमा पाने का मतलब यदि बैंक एक तरह से इसको इन्वेस्ट मान ले कि मैंने इतना रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट का मतलब होता है उसे रिटर्न मिलना। तो क्या इससे कमर्शियल बैंक को कुछ रिटर्न मिल पाता है या नहीं, या इससे कुछ रिटर्न मिल पाता है कि नहीं। दोस्तों आप बताइए, आज जो 1000 रुपए की वैल्यू है, क्या वो एक साल भी 1000 रुपए की उतनी ही वैल्यू रह जाएगी? नहीं रह जाएगी दोस्तों, वो वैल्यू बल्कि घट जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों बल्कि। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है, महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो आप जो CRR कैश के फॉर्म में रखे हो, उसका फिर क्या होना है? उसका ये होना है कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, या घटी भी नहीं तो कम से कम बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि वो कैश है, कैश के रूप में ही रह जाएगा दोस्तों। अब आइए, यानी यहाँ से आपको ध्यान रखना है CRR से नो प्रॉफिट, यहाँ से बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ दोस्तों। अब आइए SLR को देखते हैं। SLR कैश के फॉर्म में रखा गया है, तो कैश के फॉर्म वाला तो कोई प्रॉफिट नहीं देगा दोस्तों, लेकिन गोल्ड की हर साल वैल्यू बढ़ती है तो गोल्ड वाला प्रॉफिट देगा। सिक्योरिटी शेयर की भी वैल्यू हर साल बढ़ती जाती है दोस्तों, इसलिए ये प्रॉफिट देता है, सम प्रॉफिट, बहुत नहीं तो कुछ प्रॉफिट लेकिन दे देता है। ये क्या करता है? सम प्रॉफिट। तो आप मोटा याद रखेंगे कि CRR से कोई फायदा नहीं होता है, SLR से कुछ फायदा हो जाता है। SLR की कितनी सिक्योरिटी से फायदा होता है? जो RBI प्रूफ सिक्योरिटी होती है, क्योंकि शेयर के भी दाम बढ़ते जाते हैं समय के साथ, यदि कंपनी अच्छी रही तो, और गोल्ड के भी दाम हमेशा बढ़ेंगे। तो इस तरह से SLR से कुछ प्रॉफिट कमा लेती है गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, पर CRR से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाती है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, CRR RBI के साथ रखा हुआ रिजर्व है दोस्तों, SLR कमर्शियल बैंक खुद के साथ रिजर्व रखती है दोस्तों। अब आइए, दो कंडीशन हम पढ़ते हैं हमेशा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इनका इस पे क्या प्रभाव है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, आपको यदि याद होगा तो इन्फ्लेशन उस कंडीशन करते हैं जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है दोस्तों। मतलब RBI चाहती है कि वो पैसा मार्केट से बैंक के पास आ जाए ताकि मार्केट स्टेबलाइज हो पाए दोस्तों, आपको यदि याद होगा तो इस तरह से इन्फ्लेशन में बैंक चाहती है कि पैसा और उसके पास आए। कैसे उसके पास आएगा? क्या करेगी बैंक? अपने रिजर्व को बढ़ा देगी। यदि अपने रिजर्व को बढ़ा देगी तो उसके रिजर्व में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। इस तरह से बैंक रिजर्व बढ़ते ही अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, और इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ गया तो लोग अपने पैसे बैंक में जमा करने लगेंगे दोस्तों। यानी आपको सिंपल सा याद रखना है कि इन्फ्लेशन के केस में CRR को भी बढ़ाना है और SLR को भी बढ़ाना है। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि इन्फ्लेशन में CRR और SLR को बढ़ाते या घटाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि CRR भी बढ़ जाएगा और SLR भी बढ़ जाएगा। बढ़ने को इंग्लिश में इंक्रीज बोलते हैं। तो I फॉर इन्फ्लेशन और I फॉर इंक्रीज, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की जितनी भी रेट हैं सबको इंक्रीज करते हैं इन्फ्लेशन में। आप सीधा सा एक लाइन याद रख लीजिए, I फॉर इन्फ्लेशन और I फॉर इंक्रीज। मॉनेटरी पॉलिसी की जितनी भी रेट होती हैं उनको इन्फ्लेशन में इंक्रीज किया जाता है। I फॉर इन्फ्लेशन, I फॉर इंक्रीज। D फॉर डिफ्लेशन, D फॉर डिफ्लेशन और D फॉर डिक्रीज। इसका मतलब दोस्तों, डिफ्लेशन में हर रेट को डिक्रीज किया जाता है। आप बस इतना ही लाइन यदि याद रख लेंगे, यदि समझ भी नहीं है तो आप उत्तर तो जरूर ऑप्शन में ठोक के आ जाएंगे सही। क्यों? क्योंकि यहाँ भी इसका ठीक उल्टा होता है इन्फ्लेशन। तो CRR, अब देखिए डिफ्लेशन में क्या हुआ, मार्केट में पैसा कम है, मार्केट में पैसा भिजवाना है आपको। आप क्या करेंगे? CRR और SLR को घटा देंगे ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा रहे। बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो बैंक क्या करेगा? उसको मार्केट में लोन रेट बढ़ा के लोन रेट घटा देगा ताकि मार्केट में लोग लोन आसानी से लेने लगे। तो इस तरह से SLR और CRR को RBI क्या करती है? घटा देती है। SLR और CRR को
आरबीआई रेट घटा देती है दोस्तों। ये क्या है, सिंबल घटने का है दोस्तों। इस तरह से मैं पूछूं इन्फ्लेशन में सीआरआर एसएलआर बढ़ता है घटता है, आपको कुछ नहीं समझ में आता एसएलआर सीआरआर क्या है, बस आपको पता है आई फॉर इन्फ्लेशन आई फॉर इंक्रीज। इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर जाता है रेट, सिंपल सी बात, नहीं हमको आता कुछ, लेकिन हम इतना बता देंगे रेट बढ़ता है। डिफ्लेशन में डी फॉर डिफ्लेशन डी फॉर डिक्रीज। तो डिफ्लेशन में मैं पूछूं सीआरआर और एसएलआर घटता है कि घटता है, तो आप कहेंगे घटता है दोस्तों, डिक्रीज करता है दोस्तों। फिर से समझते हैं, इन्फ्लेशन में पैसा मार्केट में ज्यादा है, गवर्नमेंट चाहती हमारे पास आ जाए, तो क्या करेगी, एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा देगी ताकि कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास चला जाए, कमर्शियल बैंक और पैसा मांगने लगे, उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट अपना घटा देती है दोस्तों। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देती है ताकि लोग पैसे अपना बैंक में जमा करें। फिर डिफ्लेशन क्या होता है, मार्केट में पैसा नहीं होता है, मार्केट डिसस्टेबलाइज होती है, अनस्टेबल हो जाती है, तो क्या करते हैं हम कि पैसा मार्केट में भेजना है तो सीआर और एसआर को घटा दिया, तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आ गया। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपना जो लोन देने का रेट है उसको घटा देगा, लोन देने के रेट को घटा देगा। लोन देने को रेट को जब ही घटाया, लोग कहेंगे भैया लोन के लिए पैसा लाओ, अपना कुछ काम स्टार्ट किया जाए, तो तुरंत पैसा मार्केट में आ गया। समझ आई बात, कैसे एसएलआर और सीआरआर के द्वारा हम बैंक के मार्केट के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा फिर से हम सीएलआर और एसएलआर को एक बार देखते हैं, आज इसके बाद कंप्लीट करेंगे, इसको पूरा पैक कर देंगे। मैंने कहा एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो बैंक की होती है, उसको हम क्या करते हैं, कुछ हिस्से को आरबीआई के पास रखते हैं जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और कुछ हिस्से को बैंक खुद के पास रखती है कमर्शियल बैंक, जिसको एसएलआर बोलते हैं। ये सीआरआर कैश के फॉर्म में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये कैश के फॉर्म में होता है तो बाद में प्रॉफिट नहीं देता, क्योंकि कैश हमेशा उसकी वैल्यू या तो स्टेबल रहेगी या तो घटेगी, बढ़ेगी तो नहीं। लेकिन एसएलआर में कैश, गोल्ड और आरबीआई की जो अप्रूव सिक्योरिटी होती हैं उनको रखा जाता है, तो ये कुछ प्रॉफिट जरूर दे देती है दोस्तों। अच्छा, जो एसएलआर होता है इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों, वो भी पूछ चुका है आपको। मैक्सिमम लिमिट एसएलआर की 40% हो सकती है दोस्तों। कितनी हो सकती है, 40%। आप ये याद रखेंगे, मैक्सिमम एसएलआर की लिमिट 40% होती है, मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम नो लिमिट। और सीआरआर के साथ कुछ ऐसा नहीं है, हालांकि वर्तमान में सीआरआर 3% है, इन करेंट कंडीशन सीआरआर 3% एंड एसएलआर इज 14.5% दोस्तों। 14.5% एसएलआर चल रहा है और लगभग 3% आपके सीआरआर चल रहे हैं, वो करंट इशू है, पर उससे हमें मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है कि एसएलआर कैश, गोल्ड और आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटी में रखी जाती है, जो कि हमें कुछ फायदा देती है। और एसएलआर की मैक्सिमम लिमिट 40% हो सकती है, मिनिमम लिमिट कोई नहीं बनाई गई है दोस्तों। आइए अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन में सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है, इन्फ्लेशन में सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है, और डिफ्लेशन में सीआरआर और एसएलआर को घटा दिया जाता है दोस्तों। आज यही तक क्लास रखते हैं, छोटी सी क्लास है, पर अपने फीडबैक जरूर देते रहें कैसी क्लास लगी है। अगली कक्षा में हम कमर्शियल बैंक के जो थोड़े फंक्शन होते हैं उनको पढ़ेंगे, नहीं अभी। अगली क्लास में दोस्तों बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, उसको क्लियर करेंगे। इसके साथ ही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी समाप्त होगी दोस्तों। उसके बाद में कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शन है उसको डील करूंगा, फिर इंडियन बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग की हिस्ट्री है उसको थोड़ा देखेंगे, फिर बैंकिंग सिस्टम समाप्त हो जाएगा दोस्तों। यदि मैं आशा करता हूँ कि मेरी क्लासेज आपको अच्छी लग रही होंगी, यदि अच्छी लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।